एमए फाइनल के 5th पेपर में कौटिल्य अर्थशास्त्र को हम लोग अध्ययन कर रहे थे। आज इसी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे मंत्राधिकार, अर्थात राजा के ऊपर बहुत सारे दायित्व होते हैं और अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए, सफलतापूर्वक निर्वहन के लिए राजा को मंत्रणा करनी बहुत आवश्यक है। प्रत्येक कार्य से पहले राजा अपनी मंत्रणा करे। मंत्रणा करने के लिए राजा के लिए क्या नियम बताए गए हैं, इसी का आज हम इस अध्याय में 10वें प्रकरण में अध्ययन करेंगे। कृत स्वपक्ष पर पक्ष उपग्रह कार्य आरंभ चिंतयेत मंत्रपूर्वाः सर्वारंभाः। ये जो लाइन है, ये जो आदि वाली लाइन है, मंत्रपूर्वाः सर्व आरंभाः, ये वाली लाइन, ये इसके ऊपर कभी आपको प्रश्न या व्याख्या भी पूछी जा सकती है। ये महत्वपूर्ण है। इतनी सी लाइन कहने का अभिप्राय ये है कि राजा को प्रत्येक कार्य करने से पहले मंत्रणा अवश्य रूप से करनी चाहिए, जिससे कि उसके कार्यों की निश्चित ही सफलता हो। मंत्रपूर्वः सर्वारंभाः, सभी कार्यों से पहले राजा को मंत्रणा अर्थात विचार विमर्श आवश्यक है, वो उसे ज़रूर करना चाहिए, जिसके लिए चाणक्य ने कुछ नियम बताए हैं। तदुद्देश्य संवृत्त कथा नाम निस्रावी पक्षी अभी अपि अनालोक्य स्यात्। जिस स्थान पर बैठकर मंत्रणा की जाए, वो कहते हैं वहाँ पर पक्षी तक नहीं पहुँच पाए, देख नहीं पाए, झांक नहीं सके, और ना ही कोई श्रूयते ही, कोई वहाँ जहाँ मंत्रणा हो रही है उस स्थान का कोई भी शब्द बाहर सुनाई नहीं दे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है शुक शारिका भी मंत्रो भिन्न, कि पहले प्राचीन काल में ऐसी जनश्रुति है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजा की गुप्त मंत्रणाओं को तोता, मैना, ये जो पक्षी हैं, ये वहाँ से सुनकर बाहर प्रकट कर देते थे। तो इसी प्रकार कुत्ते तथा अन्य पशु पक्षियों के संबंध में भी सुना जाता है। अन्यश्च तिर्यग योनि भी तस्माद् मंत्रोद्देश अनायुक्तो नोपगच्छेत उच्छिद्यते, यानी कि राजा यदि ऐसा हो जाए कि कोई उसको सुन भी ले, कोई उसकी बात को, यदि गुप्त मंत्रणा को, यदि उसके भेद को यानी कि तोड़ दे, उसका भेद उद्घाटित कर दे, भेद नहीं रहे, तब राजा को क्या करना चाहिए? उच्छेदेत मंत्र भेदी, जो मंत्र का भेदन करता है राजा, उसके प्राणों को हर ले। मंत्र भेदो ही दूतम आमात्य स्वामिनी इंगित आकाराभ्याम इंगित अन्यथा वृत्ति आकृति ग्रहण आकारः। कभी कभी बिना कहे ही दूत, अमात्य तथा राजा के हाव भाव एवं मुद्रा, जो राजा की मुद्राएं हैं शारीरिक, उनके द्वारा भी गुप्त भेद प्रकट हो जाते हैं। स्वाभाविक क्रियाओं के विपरीत भिन्न चेष्टाएं इंगित कहलाती हैं। जो हम कार्य करते हैं उसके अतिरिक्त जो हम कुछ जैसे इशारे करते हैं, जैसे आँखों को इस प्रकार से, मुंह को फेर कर, तो जो हमारे इशारे हैं, जो चेष्टाएं हैं, उसको हम इंगित कहते हैं। इस प्रकार से ये अंग जो विकार हैं उसको आकार या आकृति कहते हैं। जो हम क्रियाएं करते हैं उसके हम विपरीत जाके करते हैं, वो तो है इंगित। और ऐसी हम चेष्टाओं को प्रकट करने वाले अंगों के आकार या आकृति कहलाते हैं। इसको हम अंग के आकार या आकृति के रूप में भी जानते हैं। तस्य संवरणम आयुक्त पुरुष रक्षण आकार्य कालाद इति तेषाम ही प्रमाद मद सुप्त प्रलाप कामादि उत्सेकः प्रच्छन्नो अवमतो वा मंत्रम भिन्नति तस्माद् रक्षेत मंत्रम। इसलिए राजा को चाहिए, जो राजा विजयी होना चाहता है, जो विजय का होने का इच्छुक है, ऐसे राजा को जब तक विचारित कार्य, जिस पर विचार किया जा रहा है, विमर्श किया जा रहा है, उन ऐसे कार्यों के आरंभ करने का समय नहीं आता, जब तक कि उसको प्रारंभ नहीं किया जाता है उन क्रियाओं को, तब तक राजा अपने गुप्त भावों को पूरी तरह से दबा कर रखे।
किसी को पता नहीं चलना चाहिए। प्रमाद मद, प्रमाद से जो मत्त हैं ऐसे और मद्यपान की बेहोशी में या फिर सोते समय आकस्मिक प्रलाप के द्वारा या फिर विषय भोग की लालसा से, अभिमान के भाव से गुप्त मंत्रणाएं समय से पहले ही भीनती नष्ट हो जाती हैं। तस्मात्, इसलिए राजा अपनी मंत्रणाओं की, अपने रहस्यों की सावधानी पूर्वक रक्षा करे। ये उसका कार्य है कि यदि जो उसने कुछ योजना बनाई है वो योजना जब तक सफल नहीं हो तब तक वो प्रकट रूप में किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। आचार्य भारद्वाज का भी क्या सुझाव है? वो कहते हैं कि मंत्र भेदो ही योग क्षेम करो। मंत्र के प्रकट हो जाने पर राजा और उसके जो भी सलाहकार हैं उनकी सुरक्षा क्योंकि खतरे में पड़ जाती है। इसलिए राजा अपनी मंत्रणाओं पर राजा अकेला ही विचार करे, क्योंकि मंत्रियों के भी अपने सलाहकार होते हैं। मंत्रियों के भी अपने सलाहकार होते हैं। तस्मात् गुहम एको मंत्रेति इति भारद्वाजः। मंत्रिणाम अपि ही मंत्रिणो भवन्ति, तेषाम अपि अन्ये शेषा मंत्री परंपरा मंत्रम भिन्नति। इसलिए जो दूसरे लोग परामर्शदाता होते हैं, इस मंत्री परंपरा के कारण गुप्त बातों के प्रकट हो जाने का भय उनका बना रहता है। राजा अपने केवल मन में रखे, स्वयं ही विचार करे जब तक कोई कार्य शुरू नहीं किया जाता है, क्योंकि मंत्रियों के भी अपने सलाहकार हैं, उनके भी अपने परामर्शदाता हैं, और ऐसे में गुप्त बातों के प्रकट होने का भय राजा को हमेशा बना रहता है। तस्मानस्य परे विद्यु कर्म किंचित चकीर्षितम आरब्धास्तु जानीयु आरब्धम कृतम एव वा। जो बात मैंने पहले कही कि गुप्त मंत्रणाओं को राजा के अतिरिक्त कोई भी नहीं जानने पाए, केवल कार्य आरंभ करने वाला व्यक्ति ही। यदि किसी कार्य व्यक्ति से उस काम को शुरू करवाना है तो केवल वो व्यक्ति ही उसके आभास को जान सके, और उन्हें भी उसका परिणाम कार्य की समाप्ति के बाद ही ज्ञात हो। जब परिणति हो जाए उस कार्य की परिणाम रूप में तभी ज्ञात हो, उससे पहले कुछ भी ज्ञात नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से आगे जो विशालाक्ष हैं वो कुछ अपना संशोधन के साथ अपना विचार करते हैं, प्रकट करते हैं। वो कहते हैं एक ही व्यक्ति द्वारा सोचा विचारा हुआ मंत्र सिद्धिदायक नहीं हो सकता, इसलिए राजा को प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष तो हम जानते हैं सामने, और परोक्ष जो इनडायरेक्ट है, अनुमेया ही राजवृत्ति। राजा को राज कार्य चलाने के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रकार के कार्य करने होते हैं। अनुपलब्धस्य ज्ञानम उपलब्धस्य। राजा को वो कहते हैं ना जाने, उनके लिए राजा को जो दो प्रकार के कार्य मंत्रियों की अपेक्षाएं होती हैं, ना जाने हुए कार्यों को जानना, जाने हुए कार्यों को निश्चित करना, और निश्चित कार्यों को निश्चय बलाधान उसको फिर दृढ़ करना। किसी कार्य में संदेह उत्पन्न हो जाने पर विचार विमर्श द्वारा उसके संशय का निराकरण करना, संशय छेदन मतलब संशय का निराकरण करना। आंशिक कार्य को पूरी तरह से विचारना। शेषो उपलब्धि इति मंत्र साध्यम एतत् तस्मात् बुद्धि वृद्धे सार्धम आसीत मंत्रम। आंशिक कार्य को पूरी तरह से विचारना, सभी बातें मंत्रियों के सहयोग से पूरी हो सकती हैं। तो यहाँ पर विशालाक्ष जो है, जो विचारक हैं, जो विद्वान हैं, वो कहते हैं राजा को स्वयं सारे डिसीजन ना लेकर राजा को दोनों प्रकार के जो कार्य हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष, उसमें आवश्यकता है सहयोग की, तो सहयोग के अनुसार ही राजा कार्य को करे। अत्यंत बुद्धिमान और पर्याप्त अनुभवी व्यक्तियों के साथ बैठकर राजा को तस्मात् बुद्धि वृद्धि, बुद्धि में जो बड़े हुए हैं अर्थात विद्वान, सार्धम आसीत मंत्रम, उनके साथ बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए। जबकि भारद्वाज ने कहा कि मंत्र प्रकट हो सकता है, इसलिए राजा को अकेले में ही गुप्त मंत्रणा करनी चाहिए। अब आता है मंत्री जो परिषद है, उस
पे कितने कितने मंत्री होने चाहिए। अब इस विषय में भी ये तो स्वाभाविक सी बात है कि एक ही विषय पर सबका मत एक जैसा होना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए यहाँ पर वो कहते हैं, मनु के जो अनुयायी हैं वो कहते हैं अर्थशास्त्रविदों का इस संबंध में क्या कहना है। वो कहते हैं मंत्री परिषद में 12 अमात्यों की नियुक्ति की जानी चाहिए। मंत्री परिषदम जो मंत्री परिषद है, जो काउंसिल है मिनिस्टर की, उसमें 12 अमात्यान कुर्वीत इति मानवाः, 12 उसमें उनके अनुसार 12 अमात्यों की नियुक्ति मंत्री परिषद में होनी चाहिए। बृहस्पति के अनुयायी क्या कहते हैं, बृहस्पत्याः षोडश इति, वो कहते हैं 16 मंत्रियों के रखने के पक्ष में है मंत्री परिषद को। इसी प्रकार से जो दूसरे जो विद्वान हैं वो कहते हैं 20 रखना बिल्कुल ठीक है। विंशति इति औष्णसः, जो शुक्राचार्य हैं उनके पक्ष के जो अनुयायी हैं वो कहते हैं 20 संख्या होनी चाहिए। यथा सामर्थ्यम इति कौटिल्य, और कौटिल्य का इस मत में क्या मानना है कि मंत्री परिषद में कितने मंत्री होनी चाहिए। वो कहते हैं कार्य करने वाले पुरुषों के सामर्थ्य के अनुसार ही उनकी संख्या नियत होनी चाहिए, कि कितना उस कार्य को करने के लिए कितने लोगों का सामर्थ्य की आवश्यकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार ही उसमें मंत्री परिषद में लोग होने चाहिए। ये कोई ऐसे निश्चित संख्या नहीं होनी चाहिए। ते ही अस्य स्वपक्षम परपक्षम च चिंतयेयु, वे निर्धारित जो मंत्री हैं वो कार्य प्रारंभ ना किए गए हों, वो अपने पक्ष में और पर पक्ष में ही वो उसके विषय में चिंतन करे। कार्य प्रारंभ ना किए गए हों तो उन्हें प्रारंभ कराए, प्रारंभ किए कार्यों को पूरा कराए। जो कार्य पूरे हो गए हैं उनको आवश्यकता अनुसार, जो भी आवश्यकता है उसके अनुसार संशोधन समार्जन करे। संशोधन यदि करना है तो उनको भी करे। आसन्नई सह कार्याणि पश्येत, और राजा जो है वो विभागीय अध्यक्ष अपने राजा जो है जो उसके समीप में है, जो मंत्री राजा के आसन्न पास में है, उनके साथ उनके कार्यों का स्वयं निरीक्षण करे। और जो दूर हैं अनासन्नई सह पत्र संप्रेषणेन पत्र भेजकर उनके साथ विचार विमर्श करे, जो दूर हैं। क्योंकि वो बताते हैं, फिर आगे रीजन देते हैं, इंद्रस्य ही मंत्री परिषद ऋषिणाम सहस्त्रम, क्योंकि वो कहते हैं इंद्र की मंत्री परिषद में 1000 ऋषि थे। स तत्चक्षु तस्माद इमं द्वयम अक्षम सहस्त्राक्षम आहु, इसीलिए वो कहते हैं कि 2 नेत्रों वाले इंद्रों को 1000 नेत्रों वाला सहस्त्राक्ष 1000 आंखों वाला आहु कहा गया है। इसीलिए कहा गया है ये इतने सारे ऋषि जो थे वो उनके मंत्री थे। अत्यायी के कार्य मंत्रिणो मंत्री परिषदम चाहु ब्रूयात तत्र यद भूयिष्ठाः कार्य सिद्धिकरम व ब्रूयस्तत् कुर्यात कुर्वतश्च। और अत्यावश्यक कार्य के आ जाने पर राजा मंत्री परिषद का आयोजन कर उनसे परामर्श करे। कोई ऐसा जरूरी काम आ गया अचानक से राजा के ऊपर तो तुरंत मंत्री परिषद का गठन करे और फिर उनसे परामर्श करे। उनमें से बहुसमर्थित और शीघ्र ही कार्य सिद्धि कर देने वाले जो हैं लोग, उनके अनुसार राजा अपने कार्यों को संपादित करे। अब अंत में 2 श्लोक हैं। न अस्य गुह्यम परे विद्युच्छिद्रम विद्यात् परस्य च गुह्येत कर्म इव अंगानि यत् स्याद् विवृत आत्मानः। इस ढंग से कार्य करता हुआ राजा गुप्त रहस्यों को बाहरी व्यक्ति नहीं जान पाता है। यदि जो ऊपर बताए गए हैं, यदि इन क्रियाओं का, इन स्टेप्स को फॉलो करता है राजा, तो कोई भी उसके गुप्त रहस्य को जानकार नहीं हो पाएगा, अपितु वह दूसरों के दोषों को भी जान लेगा। घुयेत, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कैसे राजा को चाहिए कि गुप्त भावों को उसी प्रकार से अपने मन में छिपा कर रखे, है ना। विवृत आत्मनः, अपने मन में छिपा कर रखे। किस प्रकार से, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को अपने अंदर समेट के रखता है,
कूर्म इव अंगानी, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को अपने अंदर समेट के रखता है, उसी प्रकार से राजा भी अपनी गुप्त मंत्रणाओं को अपने मन में छिपा कर रखे, उद्घाटित ना हो पाए जब तक वो फलीभूत ना हो। यथा ही श्रोत्रियाः श्राद्धम न सताम भोक्तुम अर्हति एवं श्रुत शास्त्रार्थो न मंत्र श्रोतुम अर्हति। जिस प्रकार वेद अध्ययन से शून्य ब्राह्मण किसी श्रेष्ठ पुरुष के यहाँ श्राद्ध नहीं कर सकता, उसी प्रकार शास्त्र ज्ञान से शून्य व्यक्ति मंत्र को सुरक्षित नहीं रख पाता है। वो कहते यदि कोई व्यक्ति वेद के अध्ययन से शून्य है, कोई ब्राह्मण, वो श्रेष्ठ पुरुष के यहाँ पर श्राद्ध नहीं कर सकता। उसी प्रकार से शास्त्र ज्ञान से शून्य व्यक्ति मंत्र को सुरक्षित नहीं रख पाता है। मंत्र को अर्थात मंत्रणा को, गुप्त रहस्यों को, इसलिए राजा को अपनी सभी चीज़ों को, सभी कार्यों को प्रारंभ करने से पूर्व मंत्रणा करनी चाहिए और मंत्रणा को गुप्त रखना चाहिए जब तक कि उसको फल की प्राप्ति नहीं हो जाती। यही सफल राजा का एक चिन्ह है। इसके आगे का हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।